तो मान लो तुम फोन पे यूज कर रहे हो, तो वो 9 पर काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि उस क्यूआर कोड में आखिर ऐसा क्या होता है कि पेमेंट इनिशिएट हो जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने इंडिया में लोगों के खर्चे करने का तरीका ही बदल दिया है। अगर हम डेटा एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि यूपीआई ने पिछले कुछ सालों में कितनी ज्यादा ग्रोथ की है और आज की तारीख में मेजॉरिटी पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू ही होते हैं। सिर्फ 2022 में 5.41 बिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू रिकॉर्ड हुए थे और अगर इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू कंसिडर की जाए तो वो 9.41 ट्रिलियन है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे ऐप्स अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का पार्ट हो चुके हैं जिन्हें रिप्लेस कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इन सभी ऐप्स पर पेमेंट यूपीआई के थ्रू होते हैं, जिसे डेवलप किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने। आईएमपीएस एक और पेमेंट सर्विस है जो नेट बैंकिंग के थ्रू अवेलेबल हो जाती है और इसे भी एनपीसीआई ने 2010 में स्टार्ट किया था। इनफैक्ट यूपीआई को आईएमपीएस का एक एडवांस वर्जन बोला जाता है। एनपीसीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2008 में सेटअप किया था आरबीआई और आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। आईबीए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो इंडिया की बैंकिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। अब जब हमें आज के टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आ गया है तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। पहले जब यूपीआई नहीं था तब सब लोग नेट बैंकिंग यूज किया करते थे। तब अगर किसी को पैसे भेजने होते थे एनईएफटी या आईएमपीएस या आरटीजीएस के थ्रू, उसके लिए जिसे हम पे कर रहे हैं हमें उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ऐसी और भी डिटेल्स डालनी पड़ती थी और ये डिटेल्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एक इंसान के समझने और याद रखने के लिए। बार बार अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ना डालना पड़े इसलिए वीपीए लाया गया। ये काफी हद तक एक ईमेल जैसा दिखता है जहां पर यूनिक आइडेंटिफायर @ एड्रेस प्रोवाइडर जैसा फॉर्मेट यूज किया जाता है। इस एग्जाम्पल में येस बैंक और एक्सिस वो दो बैंक्स हैं जिन्होंने ये वीपीए प्रोवाइड किया है, पर हर कोई यूपीआई के लिए वीपीए क्रिएट नहीं कर सकता। तुम, मैं या फिर इनफैक्ट गूगल पे और फोन पे भी डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते वीपीए। आरबीआई रेगुलेट करता है कौन कौन वीपीए क्रिएट कर सकता है। करंटली जो मेंबर बैंक्स हैं यूपीआई इकोसिस्टम के, सिर्फ उन्हें ही अलाउड है वीपीए क्रिएट करना। इसलिए जो पेमेंट एप्स होते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, इन्हें बैंक्स के साथ टाई अप करना पड़ता है ताकि वो वीपीए क्रिएट करके तुम्हें दे सके। बैंक्स जिनके साथ टाई अप होता है उन्हें बोला जाता है एक्वायरिंग बैंक्स। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें वीपीए और बैंक ऐड करने का फ्लो समझना पड़ेगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वीपीए क्रिएट कैसे होता है। तो मान लो तुम फोन पे यूज कर रहे हो और तुमने फोन पे से तरुण @एक्सिस नाम का एक वीपीए क्रिएट करने की रिक्वेस्ट की। फोन पे इस रिक्वेस्ट को अपने एक्वायरिंग बैंक के पास भेजेगा। इस केस में मान लेते हैं फोन पे का एक्वायरिंग बैंक एक्सिस है। अगर इस नाम का वीपीए ऑलरेडी उस बैंक ने इशू नहीं किया है तो वो एक नया वीपीए इस नाम का क्रिएट करेगा और फोन पे को नोटिफाई कर देगा और फोन पे को ये वीपीए मिलने के बाद फोन पे एक एंट्री करेगा जिसमें वो फोन नंबर और वीपीए को मैप करेगा और एक्वायरिंग बैंक जो कि इस केस में एक्सिस बैंक है वो अपनी टेबल में एक एंट्री करेगा जिसमें वो यूपीआई आईडी यानी कि वीपीए एंटर करेगा। पर अभी तक उससे कोई अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड अटैच नहीं हुआ है। बस इतना सिंपल फ्लो है एक वीपीए क्रिएट करने का। अब जब हमारा वीपीए क्रिएट हो ही गया है तो उसके साथ बैंक अकाउंट भी अटैच कर ही लेते हैं। जो बैंक वीपीए के साथ अटैच होता है उसे हम इशूइंग बैंक पे बोलते हैं। वीपीए से बैंक अटैच करने के लिए पहले हमें फोन पे का ऐप खोलना पड़ेगा और उसमें बैंक चूज करना पड़ेगा। उसके बाद ये रिक्वेस्ट एनपीसीआई के पास जाएगी कि तुम अपने इस फोन नंबर के साथ जो एचडीएफसी में अकाउंट है तुम्हारा उसे अटैच करना चाहते हो अपने वीपीए के साथ जो तुमने अभी अभी क्रिएट किया है। एनपीसीआई पहले एचडीएफसी से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास इस नंबर के अगेंस्ट कोई अकाउंट है भी। अगर होगा तो वो उस अकाउंट को तुम्हें वापस भेजेगा रिस्पॉन्स में और बोलेगा कि क्या ये वही अकाउंट है जो तुम्हारी नंबर से अटैच्ड है। अगर तुम वो अकाउंट कंफर्म कर देते हो तो तुम्हें यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा और ये यूपीआई पिन इशूइंग बैंक के पास जाके स्टोर होता है, ना कि एनपीसीआई, जो फर्दर पेमेंट्स ऑथराइज करने के लिए यूज होगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने एक्वायरिंग बैंक की जो एंट्री देखी थी जिसमें वीपीए तो था पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नल था, तो उस केस में अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अब फिल हो जाएगा उस वीपीए के अगेंस्ट और एक नई एंट्री क्रिएट होगी इशूइंग बैंक की तरफ जहां पे वो यूपीआई पिन के अगेंस्ट अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड स्टोर करेंगे। तो ये था पूरा फ्लो यूपीआई आईडी ऐड करने का यानी कि वीपीए ऐड करने का और बैंक से अटैच करने का उस वीपीए को। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि अगर हमें किसी को पेमेंट करना हो, मान लो मुझे पेमेंट करना है बॉब @YBL नाम के किसी वीपीए को, तो वो कैसे होता है। जब हम पेमेंट इनिशिएट करते हैं तो फोन पे एक्वायरिंग बैंक के थ्रू
एनपीसीआई को एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें 4 चीजें होती हैं। पहली चीज तुम्हारा वीपीए, अकाउंट नंबर और आईएफएससी, ये तो ऐप के पास होता ही है ऑलरेडी। दूसरी चीज है ऑथराइजेशन, यानी कि तुम्हारा यूपीआई पिन जो तुमने एंटर किया है। एक और ऑथराइजेशन यूज होता है जिसमें वो तुम्हारे फोन का IMEI एड्रेस भी लेता है, जिससे पता चलता है कि तुम्हारा ही फोन है कि नहीं। पर हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो डाइवर्ट हो जाएगी थोड़ी। तीसरी चीज होती है उस इंसान का वीपीए जिसे हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इस केस में वो है bob@YBL। और चौथी और फाइनल चीज है अमाउंट जो तुम्हें ट्रांसफर करना है। ये रिक्वेस्ट एनपीसीआई के पास जाने के बाद एनपीसीआई चेक करता है कि @YBL कौन सी बैंक इशू करती है। इस केस में वो येस बैंक है। ये पता लग जाने के बाद एनपीसीआई येस बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजती है कि क्या आपके पास bob@YBL नाम का वीपी एग्जिस्ट करता भी है। अगर हाँ, तो अब एनपीसीआई के पास पैसे ट्रांसफर करने की पूरी इंफॉर्मेशन है। अब वो HDFC बैंक को रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे अकाउंट नंबर और आईएफएससी के साथ कि इस इंसान के अकाउंट में से 1000 रुपीज डिडक्ट कर दो। और एक बार ये पैसा डिडक्ट हो जाने के बाद एनपीसीआई का 50% काम खत्म हो चुका है। अब अगली रिक्वेस्ट जाती है बॉब के बैंक को, यानी कि येस बैंक को, कि इस इंसान के अकाउंट में 1000 रुपीज क्रेडिट कर दो। और ऐसे ही पैसे ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बट अगर इस केस में कोई भी बैंक का सर्वर अगर नहीं चलेगा तो पेमेंट प्रोसेस फेल हो जाएगा। अब एक केस सोच के देखो कि मान लो तुम्हारे बैंक का सर्वर तो चल रहा था, यानी कि HDFC बैंक तो चल रहा था, पैसे डिडक्ट हुए, पर जब क्रेडिट करने की बारी आई तो येस बैंक का सर्वर डाउन हो गया, पैसे क्रेडिट नहीं हो पाए। तो इस केस में पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और तुम्हें बाद में रिफंड मिलेगा जो तुम्हारे पैसे डिडक्ट हुए। इनफैक्ट ये केस मैंने खुद भी काफी बार देखा है होते हुए। चलो ये था पूरा पेमेंट का प्रोसेस, पर अब बात कर लेते हैं क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है यूपीआई पेमेंट इनिशिएट करने के लिए। पर काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि उस क्यूआर कोड में आखिर ऐसा क्या होता है कि पेमेंट इनिशिएट हो जाता है। तो क्यूआर कोड ना यूजुअली इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये कुछ बारकोड्स जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे बारकोड्स होते हैं, तो उस बारकोड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ऐसे ही क्यूआर कोड भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, पर वो बारकोड से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। और तुमने देखा होगा कि तुम क्यूआर कोड को किसी भी एंगल और पोजीशन से स्कैन कर लो, वो स्कैन हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लैंडमार्क्स होते हैं जो हमारे स्मार्टफोन को बताते हैं कि इस क्यूआर कोड को सीधा कैसे करना है, यानी कि इसे सही पोजीशन में कैसे लाना है स्कैन करने के लिए। तो मैंने सोचा यार अपने यूपीआई के क्यूआर कोड को स्कैन करके देखते हैं इसमें आखिर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है ना। क्यूआर कोड को डिकोड करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्यूआर कोड में एक यूआरएल स्टोर हो रहा है। इस यूआरएल में जिस इंसान को तुम पे कर रहे हो उसकी यूपीआई आईडी या फिर वीपीए होता है। और अगर तुम इस यूआरएल को किसी के साथ शेयर करते हो व्हाट्सएप या फिर किसी और मैसेजिंग ऐप के थ्रू, और वो इस पर क्लिक करता है, तो उसके फोन में जितने भी यूपीआई रिलेटेड पेमेंट ऐप्स होंगे उन सबसे पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।